हेलो। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब लोग। तो आज हमारी केमिस्ट्री की जो क्लास होनी है वो सबसे पहले होगी सॉलिड स्टेट्स की। तो मैंने जैसे आपको बताया कि सॉलिड स्टेट्स दोबारा सिलेबस में ले लिया गया है। ये लास्ट एकेडमिक सेशन में हटा दिया गया था, लेकिन इस बार ये दोबारा ऐड कर लिया गया है। तो सॉलिड स्टेट्स जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें आप कि अगर इमेजिनेशन पावर बहुत सही है तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले आपने अगर सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है उसे सिलेबस की वीडियो देख लीजिएगा। कुछ नई चीजें ऐड हुई है इस बार सीबीएसई के सिलेबस में। क्लास 12th में जो चीजें पहले हटा दी गई है उसको दोबारा ले लिया गया है इस एकेडमिक सेशन में। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो थे हमारे ग्रुप 15 एलिमेंट्स वो दोबारा ले लिया गया है। ठीक है ना, तो उसको ध्यान से आप देख लीजिएगा और भी दोस्तों को अपने शेयर कर लीजिएगा जो जिन 12th में होंगे उन पे। ठीक है, अब शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट्स। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट्स एक्चुअली आप लिक्विड स्टेट्स जो है और गैसेस फॉर्म है आप पहले से पढ़ के आते हो 11th में। 11th में आपने गैसेस फॉर्म पूरी पढ़ी थी स्टेट्स ऑफ मैटर में, देखिएगा। और लिक्विड भी हालांकि थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन सॉलिड हम यहाँ पढ़ते हैं। लिक्विड आप ज्यादातर फिजिक्स में पढ़ते हैं। कहां पर? प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड्स में। तो पूरा आपने फ्लूइड्स वहां पढ़ा था और सॉलिड हम यहाँ पढ़ेंगे। गैसेस आप पहले पढ़ के आए हो। तो सॉलिड स्टेट्स के बारे में अगर एक चीज देखें तो व्हाट इज सॉलिड स्टेट, व्हाट इज सॉलिड। सबसे पहले बात करते हैं हम व्हाट इज सॉलिड। सॉलिड होता क्या है? ठीक है, तो आप सोचिए कि सॉलिड वो क्या है। जैसे ये मेरे पास है, ये सॉलिड है। ठीक है ना, तो सॉलिड में ऐसा क्या है? तो सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच constituents particles are bonded with strong force of attraction। हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड वो है, जैसे ये है तो उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जितने भी होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें बहुत ज्यादा हाई होता है, या फिर बॉन्डेड होते हैं इतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। मैं यहां लिख देता हूं दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are bonded with strong force of attraction। मैं FOA लिख ले रहा हूं जिससे आपको याद रहे। फोर्स FOA इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारा सॉलिड हो गया। अब इसके बाद हम कुछ देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। वैसे तो आप इसे पहले से पढ़ के आते हो, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है, क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। क्या देखना है हमने? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉलिड जो होता है हमारा, उसका फिक्स शेप होता है, फिक्स साइज होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो हम कह सकते हैं शेप, साइज एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो मैंने यहां लिख दिया है सबसे पहले क्या है, शेप, साइज एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इसके बाद जो हमारा होता है इसमें इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, आपको पता है सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जाता है, उनकी एक फिक्स शेप होती है, तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो होती है। हम लिख सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी लो। इसके बाद इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, हम फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं इसी का एक तरह से अपोजिट है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? वो भी बहुत ज्यादा लो होती है। इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, हम ये कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इज लो। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। कंप्रेसिबिलिटी लो होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी लो होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, फिक्स शेप एंड साइज होती है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। और ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम ये कह सकते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के हमारे क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज, जब आप कभी डीओ लगाते हो आपने देखा होगा कि गैसेस फॉर्म में होता है, वो डिफ्यूज हो जाता है, लेकिन सॉलिड कभी डिफ्यूज नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफ्यूजन इज वेरी लो। तो डिफ्यूजन इज लो, तो मतलब डिफ्यूजन इसका लो होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी, सॉलिड्स की। और सॉलिड हम क्या होते हैं मैं बता चुका हूं कि इट इज इन स्टेट ऑफ मैटर इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। प्रॉपर्टीज में पहले शेप, साइज एंड डेफिनेट वॉल्यूम होगा, कंप्रेसिबिलिटी लो होगा, फ्लेक्सिबिलिटी लो होगी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। कंडक्टर होते हैं किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। डिफ्यूजन क्या होता है हमारा, बहुत ज्यादा लो होता है, इसमें डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स नहीं होता है। गैसेस में डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स होता है, अभी पढ़ चुके हो पहले ही, ठीक है। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज थी इसकी। अब हम देखते हैं आगे क्या करना है हमें। आगे हमने सॉलिड्स के डिवीजन करने हैं, सॉलिड्स को कैसे डिवाइड करा। तो बढ़ेंगे आगे, उससे पहले आप एक फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस बढ़ते हैं हम आगे। आगे हमने क्या करना है कि सॉलिड स्टेट्स के हमने टाइप्स देखने हैं। सॉलिड स्टेट्स मैंने आपको अभी बताया कि क्या है, इट इज इन स्टेट ऑफ मैटर इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, और यार आर क्लोजली, बार बार मैं बोल रहा हूँ क्लोजली पैक्ड। तो ये वर्ड्स हमने यूज करने आगे, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा साथ के साथ, ठीक है ना। तो दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर और पार्टिकल्स आर बॉन्डेड टुगेदर विद ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो हम देखते हैं सॉलिड्स को हमने किस में डिवाइड किया है। हमने दो पार्ट में इसे डिवाइड करा है। सबसे पहले आता है हमारा क्रिस्टलाइन, दूसरा हमारा क्या है, अमोर्फस। तो बेसिकली हमने पढ़ना क्या है, हमने क्रिस्टलाइन पढ़ना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही हमने पूरे सिलेबस, पूरे चैप्टर में पढ़ना है। अमोर्फस सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए यहाँ पर यूज किया गया है, और आपके मोस्टली सिलेबस में भी और पूरे चैप्टर में भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही है। तो ये चैप्टर आप ध्यान से करिएगा, बहुत ही इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, इसमें ज्यादा लेक्चर्स भी नहीं होंगे क्योंकि चैप्टर ही बहुत छोटा है। बस आपको इमेजिनेशन पावर अपनी रखनी है, इमेजिनेशन पावर जैसे आप रखेंगे ये चैप्टर आप इजिली कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, मैं डिवीजन कर लेता हूँ। सबसे पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स है जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। हम कह सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर लॉन्ग रेंज। मैं यहां लिख देता हूं, मैंने यहां सीपी लिखा है, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर लॉन्ग रेंज, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं, देखिए मैं इसको दो उससे बताता हूं। मैंने एक लिया यहाँ पर ब्लैक, उसके बाद थोड़ा ब्राउनिश सा है, आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये अलग अलग है। तो मैंने ये करा इस हिसाब से। तो ये हमारा क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट है किसका, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर लॉन्ग रेंज, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है। लेकिन एमोर्फस में ऐसा नहीं होता है। एमोर्फस में रेगुलर अरेंजमेंट होगा लेकिन फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम या फॉर शॉर्टर रेंज। तो यहां लिख लीजिए रेगुलर अरेंजमेंट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या शॉर्टर रेंज और शॉर्ट रेंज। तो ये किसी भी उससे हो सकता है, इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये इस तरह से छोटे छोटे आपको क्या करना है, शॉर्ट रेंज के लिए ये होता है, ठीक है ना। तो ये आपका
ठीक है। तो अब बेसिकली एमोर्फस और क्रिस्टलाइन में अंतर क्या है? देखिए, आप जनरली देखते हैं कि आपके पास चौक होती है, वो इजीली टूट जाती है, लेकिन मार्बल होता है वो इजीली टूटता नहीं है, और दोनों ही कैल्शियम के बने होते हैं। तो जो चौक है वो एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है, और जो मार्बल है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो ऐसा क्या हुआ? तो उसको डिफरेंस को देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपके रेगुलर अरेंजमेंट से लॉन्ग रेंज के लिए, यही चीज मार्बल में होती है। रेगुलर अरेंजमेंट है लॉन्ग रेंज के लिए, और चौक में शॉर्ट रेंज के लिए रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स का पहला डिफरेंस हो गया। आपको क्लियर समझ में आ गया? दूसरा, जब ये लॉन्ग रेंज के लिए होता है तो इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड्स। इनको हम ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं। और ये हमारे क्या होते हैं? सूडो सॉलिड्स। सूडो सॉलिड्स कह सकते हैं, और सुपर कूल्ड लिक्विड भी कह सकते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड भी कह सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि पहला हमने बोला कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स, वाइल एमोर्फस सॉलिड आर सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं या फिर सूडो सॉलिड कहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपने ग्लास देखे होंगे, तो आपके जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनके देखना आप, शीशे जो होते हैं वो नीचे से मोटे हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द ऊपर। तो ऊपर से वो पतला होते होते नीचे, जैसे मान लो 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, तो उनके शीशे जो होंगे, आप चेक करिएगा इसे, कोई अगर आप कहीं रह रहे हो पुराने घरों में या फिर पुराने घर हो आस पास, तो उसमें जाके देखिएगा जो उसके शीशे होते हैं वो नीचे से मोटे होते हैं एज कम्पेयर टू ऊपर। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक एमोर्फस सॉलिड है, वो धीरे धीरे आके नीचे क्या हो जाते हैं? फ्लो करने लगते हैं, इसीलिए उन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड कहता है। तो ग्लास इज एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड। आपको दिखेगा भी, आप देखिएगा कहीं जाके, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं जो मैंने बोला क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स, ठीक। तो जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स, अब जो इसका तीसरा एग्जांपल है वो बहुत लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझने में हेल्प करेगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड्स में बेसिकली डिफरेंस कहां से क्रिएट हुआ। तो इनका जो एमपी होता है या फिर मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प, इज वेरी शार्प, इवन आई कैन से इट इज वेरी शार्प। तो मेल्टिंग पॉइंट एक इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का बहुत ज्यादा शार्प होता है। अब जैसे मैंने कहा किसी का 80 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, एग्जाम्पल यही 80 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब वो 80 डिग्री पे कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा, कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। लेकिन यही चीज सूडो सॉलिड्स में नहीं होती है। मेल्टिंग पॉइंट इनका कंप्लीटली उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल, आपने प्लास्टिक देखी है, तो प्लास्टिक को अगर हम बर्न करना शुरू करते हैं वो मेल्ट नहीं होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम या फिर एक रेंज ऑफ उसके लिए मेल्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं हैज मेल्टिंग पॉइंट इन रेंज। तो जैसे पॉलिथीन का एग्जांपल ये, या प्लास्टिक का मान लीजिए, वो 120 से मेल्ट होना शुरू हुआ और 200 तक गया। तो 120 से कंप्लीटली पार्टिकल्स नहीं होंगे, कुछ पार्टिकल्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करते करते वो 200 पे कंप्लीटली मेल्ट होगा। तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस समझ में आया आपको कि एमपी इसका शार्प होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शार्प होता है, लेकिन एमोर्फस सॉलिड्स का शार्प नहीं होता, वो रेंज में निकल के आता है, ठीक है ना। अब जो फोर्थ डिफरेंस है उसको आप ध्यान से समझिएगा। मैंने लिखा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, बच्चे यही कंफ्यूज हो जाता है कि एन मतलब क्या, एमोर्फस सॉलिड्स के लिए यूज किया जाएगा, नहीं। एन आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और ये क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक इन नेचर। देखिए सबसे पहले आप समझिएगा इसे, इसमें क्या हुआ, एन आइसो, मैं इसको अंडरलाइन करके समझा रहा हूँ। एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट थी। तो आप ध्यान से देखिएगा इसे कि हम एक पर्टिकुलर लाइन में गए, ये मान लीजिए कैटायन है, ये एनायन है, कैटायन है, एनायन है, कैटायन है, ये एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है, कैटायन है, ये एनायन है, कैटायन है, ये एनायन है, इस हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है ना।
ये एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन, ये कैटायन है, ये एनायन, ये कैटायन, ये कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन। तो हम एक पर्टिकुलर रो में जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में हमें पहला कैटायन आया, फिर एनायन कैटायन एनायन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको डिफरेंट पार्टिकल्स मिल रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक। यहाँ मैं लिख देता हूँ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये हमारा हुआ एनआइसोट्रॉपिक। अब आपने डायरेक्शन चेंज करी, यहां पर देखिए तो आपको क्या मिला, इस हिसाब से आप नोटबुक में बना के देखिएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसे करके। तो आप जब डायरेक्शन भी चेंज करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, कैटायन कैटायन एनायन। इसी हिसाब से आपकी डायरेक्शंस बदलती चली जाती हैं। तो पर्टिकुलर हर एक डायरेक्शन में आपने जैसे ही डायरेक्शन चेंज की, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट आ गई, ठीक है ना। और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होगा कि सेम डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन सेम डायरेक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉरी इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है ना। डिफरेंट डायरेक्शन में आपको सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज मिल रही है, तो ये आपका क्या होगा, आइसोट्रोपिक इन नेचर। और ये क्या होगा, एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है। तो क्लियर, इसको फिर समझते हैं। मान लीजिए कोई टूर्नामेंट हो रहा है, उस टूर्नामेंट में एक टूर्नामेंट, दो टूर्नामेंट थे। एक टूर्नामेंट में क्या हुआ, आपके गर्ल्स की अलग रो बना के बैठाया गया, बॉयज का अलग, और जो अडल्ट थे वहां अलग, ठीक है। तो आपको वहां हर एक डायरेक्शन में आपको किसी से मिलना है, कोई गर्ल को मिलना है तो आप गर्ल में जाओगे, बॉयज को मिलना है बॉयज को, अडल्ट से मिलना है अडल्ट से। तो आपके वहां एक यूनिफॉर्मिटी थी, रेगुलर अरेंजमेंट था। वहां पर जैसे ही आपने डायरेक्शन बदली, आपको डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज मिली। एक टूर्नामेंट और हो रहा था, वहां पर सब कुछ रैंडम था, मतलब खिचड़ी जैसी थी, ठीक है। तो आपको सब कुछ एक जैसा लग रहा है, वहां पर देख रहा है एक लड़का है, लड़की है, अडल्ट है, ऐसे सब कुछ मिक्सअप है। तो वहां पर क्या आपको सब एक जैसा लग रहा है, तो आपके वहां पर सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई डिफरेंट डायरेक्शन में। डायरेक्शन बदलने से वहां सब कुछ बदलेगा नहीं, तो ठीक है। ये हो गया आपका आइसोट्रोपिक और ये हो गया एनाइसोट्रोपिक। क्लियर है। अब देखिए एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे क्रिस्टलाइन ही हमने बेसिकली पढ़ना, तो NaCl, ZnS, CaF2, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है और भी। इसमें देखिए रबड़, अभी मैंने बताया रबड़, ग्लास, प्लास्टिक, ये सब क्या होते हैं, हमारे एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं। तो एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। एमोर्फस वो होते हैं जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, शॉर्ट रेंज के लिए होता है। क्रिस्टलाइन वो होते हैं जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट हमारा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ट्रू सॉलिड्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, लेकिन ये सूडो सॉलिड्स होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प, मेल्टिंग पॉइंट रेंज में होता है। एनाइसोट्रोपिक होता है नेचर में, आइसोट्रोपिक होते हैं। एग्जाम्पल आपको बहुत मिल गए, ठीक है। NaCl हो गया, ZnS हो गया, और भी होते हैं जैसे HCl हो गया। ये सब हमारे क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। एमोर्फस सॉलिड्स रबड़, ग्लास, प्लास्टिक। सो गाइस, अब हमें क्या करना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में ही पढ़ना है। जैसे तो हम बढ़ेंगे आगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पार्ट्स देखेंगे आगे, इसका भी डिवीजन है अलग। तो उससे पहले आप फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। हमने देखना है क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के हमने पार्ट्स पढ़ने थे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पार्ट हमने अब पढ़ने हैं, तो हम सबसे पहले इसके देखते हैं। 4 डिवीजन है हमारे पास इसके। सबसे पहले मैं लिखता हूँ आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, आयनिक सॉलिड। फिर हमारे पास क्या आता है, मेटेलिक सॉलिड्स। मैं मेटेलिक लिख रहा हूं, सिर्फ मेटेलिक सॉलिड्स आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर कोवेलेंट एंड लास्ट वन इज मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट सॉलिड्स एंड लास्ट वन इज मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। तो ये हमारे 4 पार्ट्स हैं इसके। ठीक, अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है, आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स हमारे पास क्या, सबसे पहला डिफरेंस हमें जो देखना है इन चारों में, कि हमारे पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं। मैंने CP लिख दिया है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, तो इसलिए आप नोटबुक में नोट करिएगा तो पूरा नोट करिए। इसमें आयनिक सॉलिड में क्या होते हैं, आयंस होते हैं।
आयंस कौन कौन से, एनायन, कैटायन, ठीक है, ये हमारे आयंस होंगे। मेटेलिक सॉलिड्स में हमारे क्या क्या होते हैं, पहली बात तो मेटल एटम होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे कोवेलेंट में क्या होता है, नॉन मेटल होता है। और मॉलिक्यूलर में आपको पता है क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं और एटम होते हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आयनिक सॉलिड्स में हमारा आयंस आता है, मेटेलिक सॉलिड्स में हमारा मेटल एटम होते हैं, कोवेलेंट में नॉन मेटल एटम्स होते हैं, और हमारा मॉलिक्यूलर में क्या होता है, एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। एटम और मॉलिक्यूल्स की बात करें। दूसरा अब देखते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, हमने देख लिए कि कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए भाई, जब आयंस होगा तो एक एनायन होगा, एक कैटायन होगा, ठीक है। तो एनायन और कैटायन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो मैंने FOA लिख दिया है। FOA का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, ये तो आपको भी पता है, ठीक है, कि एक आयन और एक एनायन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और वही हम आयनिक सॉलिड्स में क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो आयनिक बॉन्ड के नाम से हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर आयनिक solids is converted into the ionic bond। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या होगा, आयनिक बॉन्ड हो गया, ठीक। इसमें क्या हो गया, मेटेलिक बॉन्ड, क्योंकि मेटल है। अब इसमें क्या होगा, कोवेलेंट है, नाम से ही आपको पता चल रहा है। तो कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड किस में आ गया, कोवेलेंट मेटल्स, सॉरी कोवेलेंट सॉलिड्स में हो गया। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हमारा वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सारे के सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने पढ़ा होगा, और भी जगह आपने सारे के सारे अपने पढ़ लिए, इसीलिए आपको पहले पढ़ाए जाते हैं जिससे आपको 12th में दिक्कत ना हो सॉलिड स्टेट्स में, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आयनिक बॉन्ड फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हम आयनिक बॉन्ड बोल देते हैं। फिर उसके बाद मेटेलिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप देखिए, क्योंकि आयनिक सॉलिड्स है तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, हाई होगा, यू नो, क्योंकि यही एक तरह से आयनिक सॉलिड्स से हमारे प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी कह सकते हैं हम, ठीक है। ये हाई होगा, ये भी हाई होगा। कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें या कोवेलेंट सॉलिड्स की बात करें तो ये वेरी हाई होता है, इवन मैं लिख सकता हूं कि वेरी वेरी हाई होता है ये। तो ये कैसे होता है, अब देखिए, आपने पढ़ा है कि कार्बन हो गया, सॉरी डायमंड हो गया, डायमंड, ग्रेफाइट, इन सब के क्या होते हैं, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं, वो एक कोवेलेंट बॉन्ड का ही पार्ट है, ठीक है ना। और लास्ट में आपको मॉलिक्यूलर में क्या है, स्लो होता है। ध्यान रखिएगा, इसको मैं अभी समझाता हूँ एग्जाम्पल लेके दोबारा, कैसे आपको क्लियर होगा ये। अब देखते हैं बात कंडक्टेंस की करते हैं। कंडक्टेंस, व्हाट इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस वो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ले भाई। तो आयनिक सॉलिड्स हमारे मोल्टन स्टेट में, किस स्टेट में, मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी जब रहती है, सॉरी, कंडक्टेंस तब कंडक्ट करते हैं जब वो मोल्टन स्टेट में आते हैं। सॉलिड स्टेट में रहेंगे तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात कि जो कंडक्टेंस होता है वो मेटेलिक सॉलिड्स में हाईएस्ट होता है। हम क्या बोलेंगे, इट इज हाईएस्ट इन मेटेलिक सॉलिड्स, इट इज हाईएस्ट इन मेटेलिक सॉलिड्स। अब मेटेलिक सॉलिड्स में हाईएस्ट कैसे होता है इसको हम देखते हैं, ठीक है। बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, आपको पता है कि मेटेलिक सॉलिड्स में क्या होते हैं हमारे पास, एक तो आयंस होते हैं और कर्नाल जिसे बोलते हैं तुम लोग, वो होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने जैसे हम सपोज करो हमारे पास एग्जाम्पल हमने ले लिया Zn, ठीक है, जिंक। तो जिंक क्या करेगा, Zn2 पॉजिटिव बना देगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ठीक है। तो इसका इस तरह से फॉर्मेशन देखिए आप। तो ये मान लीजिए मेटेलिक सॉलिड है, इसके अंदर Zn2 पॉजिटिव रहेगा, Zn2 पॉजिटिव रहेगा, Zn2 पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर भी Zn2, ऐसे बहुत सारे होंगे, एक तो होगा नहीं वो,
इम्पोर्टेंट चीज ये आती है कि जब Zn2 पॉजिटिव बहुत ज्यादा है एक ही जगह पर, तो ये भाई रह कैसे रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल नहीं करेगा क्या। लेकिन इसके साथ इलेक्ट्रॉन भी तो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फॉर्म ले लेता है क्लाउड का, इलेक्ट्रॉन फॉर्म क्लाउड का ले लेता है। और इलेक्ट्रॉन फॉर्म क्लाउड कैसे चलता रहता है, इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्रेवल करता रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा भाई, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को या फिर हीट को, तो वो क्या हो गया, कंडक्टेंस इसकी हाईएस्ट होती है ड्यू टू दिस रीजन। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ब्रह्मपुत्रा गंगा सब बहती है, ठीक है ना, कैसे भी चला जाए, क्योंकि इसमें लार्ज वॉल्यूम में है, इसीलिए मैंने ब्रह्मपुत्र की बात की, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में क्लाउड की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रेवल करते रहते हैं। तो ये मेटेलिक फॉर्म जो हो गई, मेटेलिक सॉलिड्स में कंडक्टेंस हाईएस्ट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोवेलेंट में कैसे होता है। कोवेलेंट में लो होता है, यहाँ पर भी लो होता है, ठीक है। तो दोनों में लो होता है, याद रखिएगा कंडक्टेंस। तो हमने इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो डिस्कस करी है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे NaCl है। NaCl बेसिकली आयनिक सॉलिड है, ये आपको पता है, ठीक है। ZnS हो गया, और भी ले लीजिए कैल्शियम, CaF2 हो गया, KCl हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोई सा भी ले लीजिए। मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड में सिर्फ मेटल्स के होते हैं, तो आयरन हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या मेटेलिक है। नॉन कोवेलेंट, सॉरी कोवेलेंट नॉन मेटल या फिर कोवेलेंट, इसमें जो है कार्बन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायमंड, इसके एग्जाम्पल है क्वार्ट्स हो गया, सिलिका हो गया, ठीक है। तो SiO2, तो कोवेल नॉन मेटल के साथ ही जाएगा। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है। मॉलिक्यूलर में, मॉलिक्यूल की बात करें, H2, P8, P4, S8, ठीक है। और भी है मॉलिक्यूल, वाटर हो गया, ये हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। तो ये हमने आज जो करा, सबसे पहले हमने सॉलिड्स करा। सॉलिड्स इज दैट मेटल in which constituent particles are closely packed or constituent particles are packed with higher force of attraction। प्रॉपर्टीज करी, फिर उसके बाद डिफरेंस करा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड में, फिर हमने क्रिस्टलाइन के पार्ट करें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही लेंगे, फिर आगे इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो गाइस याद रखिएगा, इस लेक्चर के साथ आपका होमवर्क भी जुड़ा, आप अपने नोट्स तैयार करते जाइए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर करिएगा, क्योंकि और बच्चों को भी करिएगा जो लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं ले पा रहे क्लास स्कूल में, क्योंकि एज स्कूल्स कॉलेजेस आर ऑल क्लोज टुगेदर, ठीक है। तो हमें आपका साथ चाहिए, इसको शेयर करिए उन बच्चों के साथ जो 12th में है, उनकी बोर्ड की क्लासेस भी है। तो अपने नोट्स जरूर बनाते जाइएगा साथ के साथ, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, मस्त रहिए, मौज करिए और नोट्स बनाते जाइए, ठीक है।